अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चल रहा है उसका आज जो रीडिंग वाला सेक्शन है उसमें उसका आज लेक्चर है। सो आई वाज थिंकिंग कि जस्ट आपके साथ इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश योनरा की जो हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन की हैं, जस्ट उन्हीं की समरीज शेयर करना या वही शेयर करना इज़ इट अ गुड वे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जब डिफरेंट योनरास को पढ़ते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ पढ़ते हैं, तो उससे हमारी जो वोकैब है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा इन्हांस होती है। ठीक है। सो आई थॉट कि आज हम किसी डिफरेंट जॉनरा को डिस्कस करें, एक अलग किस्म की बुक को डिस्कस करें, ताकि अगर आप भी वो बुक जाके रीड करें तो वाकई आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उस स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड, और दूसरा आपकी जो वोकैब है वो भी इंक्रीज हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको मैं बताती हूँ कि आज की बुक हमारी कौन सी है। इट्स अ प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, 10 maps that explain everything about the world, रिटन बाय टिम मार्शल। ठीक है, टिम मार्शल ने ये बुक लिखी है, इसका नेम है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। और इसमें जैसे कि ये इसके फ्रंट पेज पे ही मेंशन्ड है, इसके कवर पेज पे ही, कि इसमें 10 मैप बनाए गए हैं जो पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो बुक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी मतलब बुक का जो टाइटल है उसकी तो समझ आनी चाहिए ना कि उसका मतलब क्या है। जियोग्राफी, जिसे हम उर्दू में जुग्राफिया भी कहते हैं, यानी जो हमारी दुनिया की जो जगह है उनकी जो स्टडी होती है, बेसिकली उन्हें हम जुग्राफिया बोलते हैं। ठीक है। तो प्रिजनर्स कहते हैं कैदी को, तो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी यानी जुग्राफिया के कैदी या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसका ये बुक पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। तो ये बुक हमें बताती है कि किस तरह सियासी, समाजी और माशी जो डायनामिक्स हैं वो हमारी कौमों, हमारे जो नेशंस हैं उनको और दुनिया के रीजन्स को बनाती, उन्हें शेप करती या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। तो राइटर ने क्या किया है कि इस जो बुक है इसके 10 चैप्टर्स बनाए हैं। अब वो 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 10 चैप्टर्स बेसिकली 10 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैं, मतलब उसने पूरी दुनिया को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है। अब वो 10 चैप्टर्स पहले मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ रशिया, देन चाइना, द यूएस, वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया एंड जापान एंड आर्कटिक। तो ये जो राइटर है उसने इस 10 हिस्सों में पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया है। ठीक है। वो कहता है कि इन हिस्सों के हिसाब से ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं दुनिया के, ठीक है, और मिल के ये पूरी दुनिया को बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड को बनाते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में कुछ ब्रीफ सा बता दूंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ रशिया। रशिया के लिए कहा जाता है कि ये लोनली सुपर पावर है, क्योंकि इसका जो है एक तो बहुत बड़ा एरिया है, इसका लैंड मैस बहुत बड़ा है, इसका जो है लाइक इसके माउंटेन्स बहुत बड़े हैं, इसके लेक्स, मतलब जिस चीज़ की बात करें वो इसमें बहुत वास्ट है, बहुत साइज़ बड़ा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ये इंपॉर्टेंस होगी कि ये बहुत इमेंस साइज़ है इसका, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है इसका। ठीक है। उसके बाद इसमें इसका जो क्लाइमेट है वो भी हार्श है। बड़ा साइज़ तो है लेकिन उसके साथ साथ इसे कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है। ठीक है। और इसके जो बॉर्डर्स है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल बॉर्डर्स का ये मतलब होता है कि उनको जो है ना, जो नुकसान है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। सो वल्नरेबल बॉर्डर्स हैं, और इसकी जो है इसे एक डायलेमा फेस करना पड़ रहा है रशिया को। वो क्या है कि इसे एक अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वल्नरेबल बॉर्डर्स हैं। ठीक है। वल्नरेबल बॉर्डर्स को सिक्योर करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जो सोवियत यूनियन, इससे पहले, अभी रशिया का नेम है, पहले ये सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के यूएसएसआर जो था, तो उस टाइम से ही इसे की जो सिक्योरिटी है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं देखा गया था उस टाइम में। तो इस वजह से अभी जो व्लादिमीर पुतिन जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो भी पहले वाले जो सारे प्रेसिडेंट हैं उनसे बहुत नाराज़ नज़र आते हैं कि उन्होंने इसकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया था, उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। तो इसलिए अब आके रशिया को ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है। इसके लिए डिलेमा है, एक तो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना, ठीक है, और दूसरा है अपनी जो टेरिटरीज़ हैं, अपना जो सारा इलाका है उस पर कंट्रोल हासिल करना, उस पर अपना कंट्रोल जो है उसे मेंटेन करना। ठीक है। कंट्रोल हासिल तो उसे है, उसे अब मेंटेन करना, ये भी इसके लिए डिलेमा है। ठीक है। उसके बाद हमें जो है, अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है उसकी मेन रीज़न क्या है, या क्या उसमें वजूहात हैं।
ठीक है? क्योंकि रशिया कहने को तो है कि बहुत बड़ा इसका साइज़ है, बहुत इसकी मिलिट्री वगैरह भी ज़ाहिर है जब साइज़ बड़ा होगा तो वो भी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके बावजूद जो है इसे काफ़ी सारे थ्रेट्स भी रहे हैं, अभी तक हैं, ठीक है? जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ जो इसकी वॉर चल रही है उसमें भी जो सारे यूएस और ये सारे ये जो अलाइज़ हैं ये इसके खिलाफ हैं, ठीक है? नेटो जो एक बहुत बड़ी जो है एक ट्रीटी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है बेसिकली, तो उसका जो है वो पूरी इसके खिलाफ है, ठीक है? और वैसे भी व्लादिमीर पुतिन ये कहते रहते हैं ना, एज़ अ एक्सक्यूज़ कहते हैं कि जो यूक्रेन पे उनका ये जो उन्होंने हमला किया हुआ है, ये जो जंग चल रही है, ये भी इसी वजह से थी कि वो नहीं चाहते थे कि जो नेटो है, उसे यूक्रेन जॉइन कर ले, ठीक है? तो ये जो है, ये थोड़ा रशिया के बारे में है, बाकी अगर इसे डिटेल में पढ़ा जाए तो और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो अब हमें समझने को मिलती हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है चाइना। चाइना के लिए हम कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब हर एक फ्रंट पे वो फैला हुआ है। कैसे? चाइना की जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है सबसे जो है ज़्यादा थी। अब तो खैर इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया, लेकिन काफ़ी अर्से तक चाइना ही फर्स्ट नंबर पे रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। उसके अगर साइज़ की बात करें तो वो भी उसका सही अच्छा खासा है। उसके बाद अगर उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें वो भी बहुत अच्छी है उसके पास, ठीक है? तो ये जो है ना इंटरनेशनल अफेयर में ये अपने साइज, पॉपुलेशन और जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है? तो क्योंकि उसका जो है वो जो सी है उस पे उसका काफ़ी सारी एक्सेस उसे मिली हुई है, ठीक है? उसका जो साउथ चाइना सी है उस पे उसका काफ़ी सारा कंट्रोल भी है। तो उसकी वजह से ये जो उसका कंट्रोल है इसने जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और वो बहुत सारे पैदा कर दिए हैं, ठीक है? टेरिटोरियल कहते हैं ना वो जो ज़मीनी जो इलाकाई डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत सारे खड़े कर दिए हैं। और जो है उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके सारे जो नेबर्स हैं, उनको भी काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं इस चीज़ों को लेके कि कल को चाइना उनके लिए नुकसानदाह ना साबित हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो उनके लिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम चाइना के बारे में और चीज़ें देखें तो उनका जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं जिसमें हम वैसे सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक भी है, वो भी अंडर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। तो ये जो उसके प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी जो है कितनी वो एफर्ट कर रहा है, ठीक है? और अपनी वो जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो उसको एक्सपेंड करने में कितनी हद तक कोशिश कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वैसे भी आप आजकल सुन ही रहे होंगे, अक्सर हम जगह पे सुन रहे हैं कि जो हमारा डोमिनेंट पहले था यूएस, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट का सब पे जो है वो सुप्रीमेसी थी। अब जो है उसको चाइना और रशिया वो चैलेंज कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ये हमें पता चलता है उसकी ज्योग्राफी, अगर हम उसकी लोकेशन और वो सब चीज़ें देखें तो उससे हमें पता चलता है कि वाक़ई इसमें इतनी क्या इसमें वाक़ई इतनी पावर है कि वो चैलेंज कर सकता है या नहीं, ठीक है? तो चाइना कह सकते हैं कि अपनी जो है वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसे एक्सपेंड कर सके, ठीक है? और जो है वो अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको भी ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है? उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है, जो तीसरे पॉइंट जो है या तीसरी जो डिवीजन है वो है द यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स के अगर हम बात करें तो इसे बेसिकली अपना ज्योग्राफिक जो है वो बहुत एडवांटेज है अपने ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि ये सारा जो है वो ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है? चारों तरफ इसके जो है सराउंडेड बाय इट्स सराउंडेड बाय ओशियंस, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है? और ओशियन से घिरा होने के बाद जो दूसरा इसे फ़ायदा है वो ये है कि इसके जो इर्द-गिर्द सारे नेशंस हैं, ज़्यादातर वो इसके फ्रेंडली नेशंस हैं, ठीक है? उस पे इसका एक कंट्रोल कहा जाता है या एक ये अलायंस हैं एक दूसरे की हर जगह पे मदद करने पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये इन दोनों रीज़न्स की वजह से क्या किया कि यूएस ने अब तक जो है वो बहुत पावरफुल मिलिट्री है। आपको पता है कि यूएस की जो मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? उसके बाद चाइना और ये सारी बाद में आती हैं। तो उसके बाद जो है इसने एक तो मिलिट्री अपनी बहुत पावरफुल बना ली, दूसरा जो इसने काम किया वो था इसका इन्फ्लुएंस ग्लोबली। पूरी दुनिया पे इसने अपना बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस पैदा किया, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को जो है इसने कंट्रोल एक तरह से करके रखा हुआ था, ठीक है? अभी भी अगर चाइना इसे चैलेंज कर भी रहा है, स्टिल चाइना को बहुत वो कह सकते हैं कि दहाइयाँ लग जाएँगी यूएस की जगह पे आने के लिए, ठीक है? तो अभी जो है उसकी जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है अभी वो शिफ्ट तो हो रही है चाइना की तरफ, आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है, लेकिन स्टिल जो है अभी बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो चाइना को फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप कह सकते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, ठीक है? उसमें पेनिनसुलास हैं,
ठीक है? तो वो उसको ये जो चैप्टर है वो एम्फसाइज़ करता है वेस्टर्न यूरोप की जो ज्योग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको, ठीक है? कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे पेनिनजोलाज़ हैं, वाटरवेज़ हैं काफ़ी सारे, ठीक है? तो उसने क्या किया है, उन वाटरवेज़ ने और उन पेनिनजोलाज़ ने ही रीजन, इस जो ये इलाका है, इसकी हिस्ट्री को, इसके ट्रेड्स को, इसके कॉन्फ्लिक्ट को सबको शेप किया है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रेड रूट्स बनने होते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका किस तरह के एरिया आपके पास है, ठीक है? आपकी टेरिटरी किस तरह की है, उस हिसाब से ही लैंड रूट बनने होते हैं, ठीक है? और फिर वही डिसाइड करते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है किस क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, या फिर जो अगर हम बात करें कि वॉर वगैरह जो होती हैं, तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपका वल्नरेबल पार्ट होगा, तो ही कोई आपको आके आप पे हमला कर सकेगा ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके ज्योग्राफिक लोकेशन पे, ठीक है? तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनिटी है, इसके भी जो ज्योग्राफिक वे में जो उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी का इस पे यूरोपियन यूनिटी पे, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पावर प्रोजेक्शन पे है, ठीक है? किस तरह से पावर को प्रोजेक्ट करना है, किस जगह पे करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत क्रूशियल हैं किस चीज़ के लिए, ठीक है? हमारी जो जियोपॉलिटिकल, उस रीजन के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उसको जो कंप्रीहेंड करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रूशियल हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला चैप्टर है, ये बताता है कि अफ्रीका को यूनिक जो है वो किस किस्म के ज्योग्राफिकल चैलेंज जो है उन्हें फेस करना पड़ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसके जो एक पूरी लेगेसी रही है कॉलोनियल बॉर्डर्स की, ठीक है? कॉलोनीज़ का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना कि किसी फॉरेन जो है लाइक कंट्री का आपकी टेरिटरी पे जो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? तो उसे बेसिकली कॉलोनीज़ कहा जाता है। एक मैं आपको नटशेल में बता रही हूँ, ठीक है? तो उसके एक वो लेगेसी रही है कॉलोनियल बॉर्डर्स की, उसकी जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? और उसमें जो लैंड लॉक कंट्रीज़ प्रेजेंट है, लैंड लॉक कंट्रीज़ पता है क्या होती हैं? जिसका जो है वो डायरेक्ट जो है कोई सी रूट ना हो उसके इर्द-गिर्द, ठीक है? किसी के साथ कनेक्शन ना हो, बेसिकली वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, मतलब चारों तरफ उनके लैंड ही लैंड होती है, ठीक है? तो इसमें लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ भी प्रेज़ेंट हैं अफ्रीका में, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इसके जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है इस पूरे कॉन्टिनेंट की, उसको, ठीक है? तो इसको अंडरस्टैंड करना कि कैसे ज्योग्राफी ने इसके कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटरवाइन किया है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किया है, और उसके जो पावर स्ट्रगल्स हैं उनको कैसे किया है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो अफ्रीका की जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक है ना, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं, उन्हें हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को कह सकते हैं अशेटेड हाउस, सॉरी। तो शेटेड कहते हैं ना बिखरा हुआ, मतलब एक बिखरा हुआ घर है, ठीक है? तो जो मिडल ईस्ट है, वी एक्सप्लोर द मिडल ईस्ट कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है? अ, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मतलब इसमें जो है हम जो मिडल ईस्ट की कॉम्प्लेक्स एक पेचीदा किस्म के जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, इस चैप्टर में उसको एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है? कि किस तरह से इस रीजन की जो ज्योग्राफी है उसने एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल, जिसे एक अहम रोल या क्रूशियल रोल भी कह सकते हैं, वो जो है वो प्ले किया है इसके रिलीजियस, मतलब जितने भी इसके मजहबी हैं, जितने भी इसके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है? उसके बाद जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एक्सेस किया है, ठीक है? और उसके बाद जो उनकी वाटर स्ट्रगल है वो किस तरह से होती रही है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी जो पॉलिटिकल पावर है और जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है रीजनल और ग्लोबल पावर की, वो इसकी जो है ना कम्प्लेक्सिटी इस रीजन की, उसमें और ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स कर देता है। समझ आई इन चीज़ों की? उसके बाद हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्राइंग टू मास्टर और टू स्ट्रगलिंग फॉर मास्टरी इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इसका जो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसका जो एरिया है, इसमें ये मास्टरी शुरू से चाहता रहा है, और अब भी इसकी यही ट्राई है कि जो अपने इर्द गिर्द ये सारा इलाका है ना, जो ये सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें जी मास्टर यही रहे,
ठीक है, ये शुरू से ये ट्राई करता रहा और अब भी यही इसकी जो है ये ट्राई है, और यही चीज़ें ये करता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो इस चैप्टर में है ये बताया गया है कि कौन कौन से जियोग्राफिकल चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं, और ये वो सारी चीज़ें ना। ठीक है, उसके बाद जो हिमालयाज़ है उसका क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका जो रिलेशनशिप है ना पाकिस्तान के साथ वो कैसा है, और वो किस तरह से ये सारी चीज़ें मिलके जो इंडिया की रीजनल डोमिनेंस है उसको जो है वो बनाती हैं, या उसको जो उसकी जो रीजनल डोमिनेंस है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसका जो अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट और उसके अलायंस की सब कॉन्टिनेंट, तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी जियोपॉलिटिकल इसकी क्या एस्पिरेशंस रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एरिया है, इस ये जो दो मैप्स हैं इनको अगर अच्छे से समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से जो कश्मीर का सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व करने से, सिर्फ एक कश्मीर का मसला हल करने से पाकिस्तान और इंडिया साथ आ सकते हैं। ठीक है, और अगर कश्मीर का मसला है तो वो क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से पता चल जाती हैं। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसे कहते हैं द मोस्ट डेंजरस प्लेस, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है। ठीक है, तो ये फोकस करता है ये जो चैप्टर है ये पूरा फोकस करता है पाकिस्तान की जियोग्राफिकल चैलेंजेस पे, कि उसे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, इसके वोलेटाइल बॉर्डर्स हैं, दूसरा इसकी जो इंटरनल डिवीजन्स हैं अंदरूनी तौर पर, मतलब इसे कैसे डिवाइड किया गया है, और इसकी जो इंडिया के साथ मुखालफत है, उसके साथ जो दुश्मनी है, वो इसकी जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो हमारा अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है वो पाकिस्तान का रिलेशन बनाती है इसके नेबर के साथ। ठीक है, नेबर्स में हमने अभी बात की, मैंने जैसे इंडिया की एग्जांपल आपको दी, ठीक है, कश्मीर का डिस्प्यूट को लेके। इसी तरह इसके जो बाकी नेबर्स हैं अफगानिस्तान या ऐसे, इन सब की भी बात इसमें की जा सकती है कि उनके भी रिलेशन को अगर समझा जाए। ठीक है, और इसका रोल देखा जाए वार ऑन टेरर का आप सबको पता होगा, टेररिज्म के खिलाफ एक वार लड़ी गई थी और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, अगर इसको समझा जाए। ठीक है, और किस तरह से ये अपनी सिक्योरिटी को लेके कितना मुहतात है, ये अपनी सिक्योरिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देता है उसको लेके, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम समझें ना तो हमें पता चल जाता है कि इस रीजन को किस तरह से हम जो है ये किस तरह से किस इन्फ्लुएंस में है, या किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद कोरिया और जापान की अगर हम बात करें तो कोरिया एंड जापान के बारे में बात की जाती है कि ये दीज आर द डेंजरस नेबरहुड, मतलब एक दूसरे के हमसाए हैं, नेबरहुड में हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, एक दूसरे के लिए भी कह सकते हैं और बाकी के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये एक्सप्लोर करता है जियो पोलिटिकल चैलेंजेस जो कौन फेस कर रहा है, कोरियन और जापानीज़, मतलब कोरिया और जापान जो जियो पोलिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इसमें आ जाता है कि नॉर्थ कोरिया को कौन से थ्रेट्स हैं। ठीक है, आपको पता है कोरिया को भी दो जगह पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की क्या हमारे पास थ्रेट्स हैं, ठीक है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है सिक्योरिटी कंसिड्रेशन पे, उसके इंटरनल रिलेशंस किस तरह के हैं। ठीक है, उसके बाद जापान के रिलेशन किस तरह के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर साउथ कोरिया की बात करें उसके इंटरनेशनल रिलेशंस या सिक्योरिटी कंसिड्रेशंस क्या हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो पढ़ के, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके हम समझ सकते हैं कि इसकी जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, या इसकी जो है जियोपॉलिटिकल क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इसका जो लास्ट चैप्टर है इट्स द आर्किटिक को न्यू गेम चेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, कि गेम चेंजर कहते हैं ना जो पूरी गेम को बदल के रख दे। ठीक है, सो इसमें जो है ये वाला जो चैप्टर है ये किस चीज़ पे रोशनी डालता है, ये जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं किसमें, आर्कटिक रीजन में, उस पे ये रोशनी डालता है, और वो डायनामिक्स चेंज किस लिए हो रही हैं, वो हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये हॉट न्यूज़ रहा है, बल्कि अभी तक है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने से ग्लोबल वार्मिंग जो आ रही है और ये वो सारी जो हमें चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसमें क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, और आर्कटिक में आपको पता है ज़्यादातर आइस वगैरह है, तो आइस जब मेल्ट हो रही है तो उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ज़्यादा सही उनके लिए
फ़ायदे की चीज़ें भी उसमें आ रही हैं कि उनके लिए हो सकता है कि बिल्कुल एक जगह से आइस मेल्ट हो जाए, उन्हें एक लैंड मिल जाए, ठीक है? और उसके अलावा चैलेंजेस भी उनके लिए हैं, मतलब दोनों साइड से हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज़ की अगर हम बात करें, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यही होगी कि चैलेंजेस और जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज़ वहाँ के हैं, उनका एक कॉम्पिटिशन, ठीक है? और एक कंट्रोल हासिल करना उनके शिपिंग रूट्स पे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए यही चीज़ अपॉर्च्युनिटी भी है, ठीक है? तो आर्किटेक्ट नेशन के जो इंटरेस्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करना और किस तरह से उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो कोऑपरेशंस हैं वो रैपिडली इवॉल्व हो रही हैं और वो किस तरह से रैपिडली उस रीजन को इवॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। फाइन। तो अभी हम इसके बारे में इतनी ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल कंसिडर इट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।